हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रितेश में। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड स्पेशल होगी। आज की क्लास में हम बायोलॉजी के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है यूपी सीपी नेट एंड सफाई पैरामेडिकल के लिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। ये जेनेटिक का ही है हमारा, ये चौथा लेक्चर है। ये जेनेटिक के ही सारे क्वेश्चन है क्योंकि जेनेटिक एक इम्पॉर्टेंट है बायोलॉजी का, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जेनेटिक एंड मॉलिकुलर है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसे तो आप छोड़ ही नहीं सकते। एंड दूसरी बात, जो जेनेटिक का चैप्टर है ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी का मतलब थोड़ा सा कम समझ आता है, बट समझ आता है, बट समय लगता है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल है। तो इसको बहुत ही हमने अपने 3 जो वीडियो थे बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ ख़त्म किया और बहुत भी मज़ा भी आया आप लोगों को पढ़ा के। तो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। वैज्ञानिक मेंडल का निधन कब हुआ? निधन का मतलब जो मेंडल थे उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो ये भी आता है सन वगैरह, तो याद कर लेना। तो अगर ये आता है कि जो मेंडल थे, तो मेंडल ने, हिंदी इंग्लिश लिखती हूँ थोड़ी सी, जो मेंडल थे आपके, मेंडल ने अपना वर्क कितने साल तक किया? तो इन्होंने 1856 में स्टार्ट कर दिया था एंड 1863 तक काम करते रहे। तो मतलब कितने, ये क्वेश्चन आ भी चुका है तो बेटो याद रखना। ओ नो, क्या हो रहा है सॉरी, 1856 से लेके 1863 तक किया। तो मतलब कितने साल तक किया? तो इन्होंने 7 साल तक काम किया। किस में किया? मटर के पौधे पे काम किया कि हुआ, सक्सेस हुई या नहीं। तो इन्होंने कितने, 7 साल तक की। अगर इनकी मृत्यु की बात किया तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1884 में। तो फिर बोलोगे मैम इनका जो था, तो मतलब इनके मतलब वो नहीं मिला था, मतलब क्या बोलते हैं, नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। फिर जब इनकी मृत्यु हो गई तो इसमें 3 साइंटिस्ट थे जो आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो इन्होंने इनकी जो इन्होंने लिखा था उनको उन्होंने प्रतिपादित, मतलब ऐसे प्रकाशित किया कि देखो ये बात सही है। फिर मेंडल को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो कौन सी ये हुआ? 1884 में हुआ। ठीक है, बेचारे वही होता है, मेहनत करके चले गए बट सक्सेस नहीं मिली। नेक्स्ट है आप लोगों का, अलील होते हैं। देखो अलील थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अलील के बारे में, अलील क्या होता है। तो आप लोग अलील एंड जीन, मैंने आपको जीन बता देना, जीन क्या होता है। तो आप लोग इतना याद रखना, सॉरी क्या हो रहा है, आप लोग इतना याद कर लेना, अलील एंड जीन बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। ठीक है, जो अलील और जीन होते हैं दोनों सेम होते हैं। अब बोलोगे मैम जीन तो पता है, जीन डीएनए में होता है राइट, यस मैम। बट अलील कहाँ होता है मैम? अलील और जब दोनों सेम है तो ये भी डीएनए में होगा। जैसे बोलो मैं और मेरी दीदी दोनों सेम है, तो सेम है तो मेरे मम्मी पापा कौन होंगे? वो भी तो सेम होंगे ना, लाइक दिस। तो अलील समझ में आया। देखो एक और भी आपको दे बताते हैं। जैसे सपोज दैट इधर ना 100 लोगों की पॉपुलेशन है। सपोज दैट मैं जहाँ रहती हूँ तो उधर 100 लोग रहते हैं। क्या हुआ, सारे 100 लोगों की जो आई है ना, आई आँखें सामने होती है ना, सामने होंगी। अगर उसमें से एक लोगों की आई आँख के पीछे हो गई जहाँ बाल है, तो उसे क्या बोलोगे? म्यूटेशन, मतलब उत्परिवर्तन हुआ। कैसा हुआ? उत्परिवर्तन। अगर यही आई 30 लोगों की हो गई तो इसे क्या बोलोगे? ये फिर मैम अलील है। क्या है? अलील, आपके जीन में ही है। ठीक है, वो तो परिवर्तन नहीं बोलोगे, इसे आप अलील बोलोगे। तो अब तो अलील में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना, जीन एंड अलील दोनों बोथ आर सेम। अच्छा लग रहा है ना क्लास? तो कमेंट वर्क करके ज़रूर बताना कैसा लग रहा है। और आप लोग ना मेरे से पहले कमेंट कीजिए। तो ये इंजाइमो नहीं, इंजाइम अलील में कहाँ आ जाएगा? जीन का वैकल्पिक रूप है, यस वेरी गुड। क्रोमोसोम नहीं, क्रोमोसोम तो वही डीएनए के, डीएनए में डीएनए ही होता है ना। क्रोमोसोम बेटा डीएनए होता है। डीएनए को क्या कर देते हैं, बहुत जैसे आप लोग क्या करते हैं, अभी देखना, क्या है, आप लोग मैम डीएनए के, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अभी ठंड है तो आप लोग देखा होगा कि आपके बेड में रजाई, जानते हैं ना, ओढ़ने वाली, वो परमानेंट ऐसे पड़ी रहेगी। क्यों? क्योंकि अभी काम है। तो डीएनए, डीएनए अगर पूरा खुला है पूरी तरह से तो उसे क्या बोलोगे? क्रोमेटिन बोलोगे। क्या? क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमेटिन बोलोगे। अगर
अब देखो गर्मियाँ आएँगी तो उस रज़ाई को ऐसे बिल्कुल ता के कहीं घुसेड़ दोगे अलमारी शेप में कि अरे कहीं पड़ी रहे, अब तो गर्मी आ गई। तो उसे क्या बोलोगे? क्रोमोसोम बोलोगे। बट है क्या? वो तो है तो डीएनए ही है ना। क्या है? डीएनए ही है। सपोज़ दैट अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करके आप बढ़िया सफाई मेडिकल कॉलेज या किसी भी पैरामेडिकल कॉलेज में चले गए, लाइक बीएससी, जेएनएम, एएनएम कुछ भी कर रहे हो, तो आप नर्स बन गए, तो हो तो तुम मम्मी की बेटी हो ना, नर्स बन जाओ या आईएएस बन जाओ, बात तो एक ही है। हो तो डीएनए ही, आपको क्रोमोसोम बना दिया जाए या क्रोमेटिन, तो ठीक इतना समझ आया ना? तो आपका जीन वैकल्पिक है, अलील का, ठीक है? एंड नेक्स्ट है आपका आनुवंशिकता के नियम किसने प्रतिपादित किया? देखो आनुवंशिकता कौन थे? सारा आनुवंशिक पे, वंशाक्रम पे सारा खेल किसने किया? जॉर्जर कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल थे, ठीक है? सी ऑप्शन इज राइट, ग्रेगर जॉन मेंडल थे। सारा काम उन्होंने ही किया था, ठीक है? ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उन्होंने ही बताया कि कैसे क्या होता है एक जीन से। तो देखो जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इन्हें ये तो पता था कि मतलब जो पापा के लक्षण होते हैं वो मम्मा पे, या मम्मा के लक्षण पापा बेटा बेटी पे जाते, बट ऐसा कौन होता है जो इसे लेके जाते हैं? तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उन्होंने बोला कि कोई एक कारक है जो लेके जाता है। अब जैसे सपोज दैट मेरे से बोला जाए कि मेरा मानसी नाम है, तो मेरे से बोला जाए कि मानसी तुम्हें पढ़ाई के लिए पैसे कौन देता है, तो मैं बोलूँगी कोई देता है, तो कोई देता है मतलब मेरे फादर ही देते होंगे ना। तो मैं कोई को क्या बोल रहे हैं, तो कोई का मतलब क्या है? अगर मेरे मेरे से बोला जाए कि मानसी का कोई का मतलब क्या है, जो मानसी बोल रही है कि मुझे कोई पैसा देता है, तो पैसा मतलब मेरे फादर ही देते हैं, तो क्या है, फादर है ना। तो ऐसे ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या बोला कि कोई कारक है जो मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे ले जाता है, बट अब उस कारक को क्या बोला जाता है? उस कारक को बोला जाता है जीन। क्या बोला जाता है? जीन। और जीन तो आपको मेरे से भी ज़्यादा अच्छा से पता है, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? कितना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा बहुत से याद आई ना, ऐसे बोलते थे मम्मा जब छोटे थे, कितना पढ़ोगे? तुम बोले थे बहुत ज़्यादा पढ़ूंगा, बट बहुत ज़्यादा ये नहीं पता था कितना पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा ऐसा करते थे ना, कौन कौन बचपन में करता था? तो उन्होंने कारक को क्या बोल रखा था कि वो जीन है, ठीक है? क्या बोल रखा था कि जो कारक है उससे जीन बोलते हैं। समझ आया ना कारक का मतलब? नेक्स्ट है आपका, बहुत अच्छे से पढ़ना, लेंदी है एंड टाइम कंज्यूमिंग भी है। निम्न में से कौन सा कथन लिंग संबंधी निर्धारण में गलत है? देखिए जब इतने बड़े क्वेश्चन होते हैं, मेरे से पहले बहुत गलती होती थी, तो जब बड़ा क्वेश्चन हो, सॉल्व कर रहे हैं, टेस्ट वगैरह दे रहे हैं या क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप ना देखो एक बहुत बड़े क्वेश्चन अगर आपको 5 लाइन का क्वेश्चन देता है, बट जो वो क्वेश्चन पूछता है वो सिर्फ 2 शब्द में पूछता है, इसका कुछ नहीं मतलब, इसका मतलब है कि पूरा पढ़ो और जो गलत है उसमें टिक करो। जस्ट आप टाइम कैसे बचाते हैं एग्ज़ाम में, उसकी मैं ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है? और इसी तरह मैं ट्रिक भी बताती रहूँगी अपने इस लेक्चर में। तो देखिए, एक पुरुष में एक्स गुणसूत्र एंड वाई गुणसूत्र होते हैं। यस मैम, आपने बताया जो पिता होते हैं मतलब पुरुष होते हैं, उसमें मैम एक्स वाई होते हैं, सही कह रहा है। यस ये तो सही है, बट हमें क्या करना है? हमें तो गलत बताना है। बच्चे का लिंग निषेचन के समय निर्धारित किया जाता है जब नर और मादा युग मिलकर एक युग्मनज बनाते हैं। हाँ, तो उस समय मतलब ऐसे क्या होता है कि निषेचन पता चल जाता है कि ये क्या है, कि देखा होगा अब तो मतलब ऐसे रोक लग गई है, ऐसे अगर माँ ऐसे प्रेग्नेंट होती थी तो कई बार मतलब उसे इम्यूनोसिंथेसिस करा के तो उनसे पता चल जाता था कि बेबी मेल है या फीमेल है, अल्ट्रासोनोग्राफी से। कई डॉक्टर तो अभी तो मतलब सरकार ने रोक लगा रखी है, क्योंकि उनकी मांग थी बेटे की, तो ऐसे बेटी की मतलब ऐसे अबॉर्शन करा देते थे कि मतलब मुझे बेटी नहीं चाहिए, ऐसे पता कर लेते थे, बट अभी नहीं होता, अभी तो सरकार ने रोक लगा रखी है। तो ये भी निर्धारण हो जाता है, बट हमें तो गलत बतानी है, तो इसे भी कट कीजिए। नेक्स्ट है, एक स्त्री में एक समान एक्स गुणसूत्र एक्स वाई, ये तो गलत, ये राइट है। इसने क्या बोला? मुझे गलत बताना है, तो आपका सी ऑप्शन इज राइट, क्योंकि एक महिला में क्या होता है, एक स्त्री में वो तो मैम एक्स एक्स होती है ना बेचारी, उसकी तो कोई गलती ही नहीं है। आप बोलते हो बेटा नहीं होता, बेटा नहीं होता, तो आप अपने बेटे को डांटो ना, उस बेटी को क्यों डांटो? क्योंकि उसके पास तो एक्स एक्स है, वो क्या करेगी? चाह के भी नहीं कुछ कर सकती।
एंड डी है द्विगुणित जीवों जिनमें अलग अलग लिंग होते हैं। प्रत्येक द्विगुणित कोशिका में गुणसूत्रों में एक विशिष्ट जोड़ा होता है जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। व्यक्ति का लिंग निर्धारण करता है। यस, वेरी गुड। कह रहा है दो अलग अलग लिंग होते हैं। फीमेल मेल का लिंग अलग अलग है ना, तो प्रत्येक द्विगुणित में गुणसूत्र में एक विशिष्ट जोड़ा होता है। ये होता है ना एक्स एक्स वाई, तभी तो हमें निर्धारण करते हैं ना, ये वाला ये होता है ना, ये हाँ मैम यही होते हैं। तो आपका सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, कोई डाउट, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। एंड नेक्स्ट है आपका मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में का समूह होता है। एक मिनट, इन ह्यूमंस द मेल सिक्स क्रोमोसोम, उसके जो मेल, देखो कितना इजी है। मुझे लग रहा है बेटू सॉरी बेटू कहने की आदत है बेटा, मुझे लग रहा है आप लोगों के ये मेल और फीमेल वाले सिर्फ क्रोमोसोम की बात कर रहा हूँ। मैंने अभी मतलब आपको जेनेटिक चैप्टर में कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो करा ही चुकी हूँ, तो यू इमेजिन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जेनेटिक बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट है। नीट की बात की जाए तो उसमें भी 6-7 क्वेश्चन आते हैं, और बेटा पता है नीट में तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। अगर 7 क्वेश्चन आ गए तो कितना करोगे? 28 नंबर, और 2-2 नंबर से 6-6 हज़ार रैंक पीछे हो जाते हैं बेटू। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी इस चैप्टर को ना मैं बहुत अच्छे और बहुत डिटेल से पढ़ा रही हूँ। आप भी बहुत अच्छे और बहुत डिटेल से पढ़ो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। रैंक मैंने डिपेंड करती है ना कि हमारी रैंक कौन सी है। तो मनुष्यों में पुरुषों के जो 6 क्रोमोसोम कौन से होते हैं पुरुष के? एक्स वाई, यस। एक्स एक्स, एक्स वाई, यस। ये क्या है? ये मेल के हैं, पुरुष के। ऐसा कोई मैम एक्स एक्स नहीं होता, ये फीमेल के हैं, ठीक है, फीमेल के। देखो जो एक्स वाई होता है ये क्या होता है, ये एक आपका विकार होता है। विकार मतलब डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है, डिसऑर्डर। इसे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसे क्या बोलते हैं, ठीक है। ये एक मतलब विकार होता है, इसमें मतलब इधर से मतलब पता चल जाता है कि मतलब वो मेल होने के बावजूद भी उसमें पेनिस नहीं होता, मतलब कई चीज़ें होता है, जैसे फीमेल होने के बाद उसमें यूट्रस नहीं होता। तो वो तो एक डिसऑर्डर हुआ ना, तो वो तो मतलब ऐसे प्रेग्नेंट कभी हो भी नहीं पाएगी। तो ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी बाकी सारे डिसऑर्डर क्रोमोसोम के, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका आमतौर पर मेंडेलियन का कारक क्या कहलाता है। देखो अभी मैंने बेटू आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि जो कारक होता है उससे क्या बोलते हैं। जैसे हमने बोला कि मुझे कोई पैसे देता है पढ़ाई के लिए, कोई मतलब अब मेरा कोई का मतलब क्या है, मेरे फादर देते हैं, तो मेरा कोई का मतलब क्या है, फादर। क्या है, फादर। उस टाइम जो मेंडल थे, मेंडल को ये पता था कि कोई कारक है, बट उन्होंने उसका नाम नहीं दिया। बट अभी उसे क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो कारक का क्या, और बेटा इसे याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, ठीक है। तो क्या है, जीन है आपका। सेंट्रोसोम नहीं है, डीएनए नहीं है, क्रोमोसोम क्या है, जीन है। कारक का मतलब क्या था, जीन था। देखो अगर आपसे पूछा जाता कि आनुवांशिकता जो एक दूसरे से दूसरी पीढ़ी पे जाता है उसका कारक कौन है, तो उसका बेटा जीन नहीं डीएनए होता। बट उन्होंने कारक किसको बोला था, जीन को। अब जैसे मैं घर में, मेरा घर का नाम मानसी है, ठीक है। मेरा मतलब, तो अब मुझे सब लोग मानसी मानसी बोलते हैं। सपोज दैट मेरा स्कूल का नाम स्वरा होता, तो मतलब है नहीं, मतलब इतना अच्छा नाम स्वरा होता, तो मेरा घर का नाम क्या है, मानसी, बट मेरा नाम तो स्वरा है ना। ऐसे उसका नाम जीन है, बट मेंडल ने उसे कारक बोला, ठीक है, प्यार से बोल दिया कारक, ऐसा नहीं है, प्यार से। उस टाइम वो खोज नहीं कर पाए थे, उन्हें लगा हाँ कोई चीज़ है जो ले जाता है। नेक्स्ट है आप लोगों का विविधता। विविधता क्या है, मतलब डाइवर्सिटी क्या है, मतलब विविधता का मतलब होता है कि चेंजेस क्या है। एक प्रजाति के व्यक्तियों के बीच अंतर, कोई भी अंतर हो सकता है। एक ही माता पिता की संतानों के बीच अंतर, हाँ उसे विविधता बोलोगे। देखो मम्मा पापा गोरे हैं, बेटा भी गोरा है, दूसरा वाला बेटा काला है, तो ये एक विविधता हुई ना। एंड माता पिता और संतानों के बीच भी अंतर हो जाना, मम्मा पापा बहुत लंबे हैं, बेटा बहुत छोटा है, तो ये भी तो अंतर हुआ ना। तो ये आपके ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे, ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का मेंडल ने किस आधार पे युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था। देखो मैंने बोला शुद्ध, शुद्ध जनक कब लिए थे, किसके आधार पे लिए थे, चलिए बताइए आप लोग।
पश्च संकरण, बैक क्रॉस नहीं, अभी तो बेटू मैंने आपको कुछ नहीं पढ़ाया बैक क्रॉस। डाई हाइब्रिड, मैम डाई हाइब्रिड में कैसे हो जाएगा मैम, उसमें एक लंबा था, मतलब उसमें एक लंबा लंबा था, गोर मतलब गोला गोला था, फिर बौना बौने थे, फिर झुर्री झुर्री रहते। ये तो मैम शुद्ध हुआ ही नहीं, ये तो डाई हाइब्रिड हुआ, ये टेस्ट क्रॉस हुआ ही नहीं। ये मैंने एक संकरण बताया था ना, मोनो का मतलब होता है एक, संकरण का मतलब हाइब्रिड का मतलब होता है संकरण। तो मैंने शुद्ध जनक बताए थे ना, एक लंबा लंबा लेंगे एंड एक छोटा छोटा वाला लेंगे। ये कैसा हुआ, ये तो शुद्ध जनक हुआ, तो आपका डी ऑप्शन इज राइट। ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो आपको जेनेटिक रटने को मिल रही ना, मैं पूरा समझा रही हूँ ना कंसेप्चुअल, कुछ भी कहीं भी नहीं रटना है। एंड नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है। पुरुष में वाई गुणसूत्र पाया जाता है, 2x गुणसूत्र नहीं मैम, 2x कहाँ से होंगे, 2x का मतलब समझ रहे हो, 2 मतलब 2x x, ये तो नहीं होगा। x गुणसूत्र नहीं हो सकता। पुरुषों में कौन सा पाया जाता है, देखो पुरुषों में पूछा गया है, तो ये तो महिलाओं में भी पाया जाता है एक्स, तो ऐसे मतलब आ सकता है कि मैम ये भी तो पाया जाता है, एक्स भी तो पाया जाता है, बट क्वेश्चन पढ़ो ना पुरुषों में। अब तुम लोगों में से है कोई टैलेंटेड तो डाउट पूछ सकता है, तो मैं बता रही हूँ। और एक्स एक्स तो ये तो महिलाओं में होता है। देखो बेटू कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेनेटिक, कितना क्वेश्चन सिर्फ इससे अगर, ये मुझे लगता है ये तो सबसे इजी 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 टॉपिक है। तो वाई हो जाएगा, हो जाएगा वाई। एंड नेक्स्ट है आपका वंशानुक्रम की इकाई है, जो वंशानुक्रम है, वंशानुक्रम का मतलब इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस की इकाई क्या है। चलो मैं वेट कर रही हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, फिनोटाइप है, जीनोटाइप है या जीन है। चलिए आप मुझे बताइए, मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों का, कौन सी इकाई है, फास्ट बताइए। इनहेरिटेंस की कौन सी इकाई है। इनहेरिटेंस मुझे जीनोटाइप, देखो फिनोटाइप मतलब जो हमें ऐसे दिखाई दे बाहर से, उससे बोलोगे ना फिनोटाइप, क्यों। और आरएनए, आरएनए क्या होता है, ये एक डीएनए ही होता है, मतलब डीएनए से ही आरएनए एक दूसरा होता है। आरएनए किसका होता है, अगर जेनेटिक मटेरियल बोला जाए तो ये एक वायरस का हो सकता है, ठीक है, हो सकता है जेनेटिक मटेरियल किसका हो सकता है, वायरस का, याद रखना। आ सकता है कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल कौन है, तो आरएनए है, ठीक है, हो सकता है, मतलब कभी कभी वायरस में डीएनए भी होता है। और अगर आपसे पूछा जाए जीवित, कोई भी जीवित, चींटी जीवित है, बैक्टीरिया जी, तो उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, उसका जेनेटिक मटेरियल आपका होगा डीएनए। डीएनए भी वो डबल स्टैंडर्ड, डबल डबल स्टैंड, हम बोलोगे ये डबल स्टैंड कहाँ से गए, एक ये स्टैंड हुआ एंड एक ये अरे ये क्या बन रहा है, एक ये स्टैंड हुआ, ये आपका डीएनए डबल स्टैंड वाला बना ना। तो ये क्या है, इसमें ये याद रखना बेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मतलब डबल स्टैंड डीएनए जितने भी आपके जीवित होंगे, जो जो जिंदा है, सब में कैसा होगा, डबल स्टैंड होगा। तो बेटा याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, डबल डबल वाला याद रखना। तो इसका कौन सा है आपका, तो अब वंशानुक्रम मतलब उसमें अगर कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो सपोज दैट अगर उसकी मतलब परिवर्तन ये हुआ कि पापा लंबे थे बेटा छोटा हुआ, तो यही एक इकाई, मतलब ऐसे ऐसे सॉरी ऐसे मतलब परिवर्तन, मतलब इकाई कौन है एक दूसरे से दूसरी की ओर ले जाता है, वो तो मैम जीन ले जाता है ना। फिनोटाइप देखने से आरएनए होगा नहीं, तो क्या आपका डी ऑप्शन इज राइट होगा ना। एंड नेक्स्ट है पुनर्जनन का अर्थ है, मैंने बताया था ना, पुनर्जनन का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल कौन सा लेते हैं, क्या लूँ, ऐसा कोई पेड़ का नाम मुझे तो नहीं फिलहाल याद है, कोई प्लांट नेम, आपको याद हो तो आप कमेंट करना कि उसका कोई एक, हाँ रोज़ जानते हो, रोज़, रोज़ सबको पसंद है ना रोज़, तो उसका पेड़ होता है, तो उसमें कलम होती है, क्या बोलते हैं इसे, कलम। तो उसका क्या करते हैं कि उसका कलम से हो जाता है, आपको मैं इसका इसका बताती हूँ, इसका एग्जांपल बताती हूँ, पुनर्जनन का एग्जांपल क्या है, मुझे फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है, याद था पुनर्जनन का मतलब रीजनरेशन, हाइड्रा, वेरी गुड, मुझे
इंग्लिश थोड़ा हिंदी कम याद आती है। हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा। हाइड्रा क्या होता है? एक आपका ऐसे ऐसे हाइड्रा होता है, ऐसे 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 हाइड्रा हुआ, आप देखो याद आ गया। प्लेनेरिया हुआ, ये सारे होते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे लाइक दिस, ऐसा ऐसा पेड़ होता है, ठीक है, हाइड्रा का। ये हुआ, ये आपका हाइड्रा है, लाइक दिस, समझ लीजिए। और अगर ज़्यादा समझना तो आपके एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर के सेकेंड एनसीईआरटी 12th के सेकेंड चैप्टर में सेकेंड पेज पे बनाए डायग्राम देख लीजिएगा। ये हाइड्रा है, ये पेड़ है, इसका पता है सिर्फ ये गिर जाता है नीचे, दो, सिर्फ इसकी दो लड़ी, तो ये क्या करता है, ये पूरा एक पेड़ बना लेता है। तो इससे क्या बनोगे? रीजनरेशन। क्या बोलोगे? रीजनरेशन। तो खोए हुए हिस्सा का प्रतिस्थापित करना नहीं, छोटे कण से जीव पूरा शरीर का निर्माण कर लेता है, उसे क्या बोलोगे? हाइड्रा। कलियों से निर्माण होना क्या होता है? बडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बडिंग, बडिंग करना। तो आपका बी ऑप्शन इज राइट। समझ आया ना? क्यों बच्चा पार्टी? बहुत शांत शांत लग रहे हो कि समझ आ रहा है ना? मेंडल ने अपने चरी क्या लिखा है, चरी प्रतिष्ठापित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का प्रयोग किया था, इंग्लिश पढ़ती हूँ, द द ऑर्गेनिज्म दैट मेंडल यूज्ड द प्रोपाउंडिंग दिस इज फेमस द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ हेरिटेंस किसमें किया था? अब तो बच्चे बच्चे को पता है। क्यों? अगर मैं सो के जगाऊं, क्यों क्या करो, तो आप मटर का पौधा ही बोलोगे ना। आज से मैंने बोला था ना, अगर आपके घर पे कोई सब्जी बनी तो माँ से बोलोगे मम्मी पायसम सटाइबम बनाओ। क्या बनाओ? पायसम सटाइबम, सटाइबम। अच्छा, ये कौन कौन से ट्राई किया है कि अगर कुछ पढ़ के आओ फिर वो माँ के साथ अप्लाई करो, माँ को ना बताओ कितनी बातें सुनाती है। मेरे साथ ऐसा होता है। अब जैसे मैं बोलूँ माँ मुझे पायसम सटाइबम खाना है, तो माँ बोलेगी ये क्या होता है, ऐसे मतलब उन्हें परेशान को, तो वो फिर बातें सुनाती है ना। ऐसा किसी ने ट्राई किया है ना? कुछ स्टैंडर्ड सीख के और फिर वो माँ पे अप्लाई करो, करना अप्लाई। हाँ, बस ये बच के रहना कि उनके हाथ में बेलन वगैरह ना हो, मतलब शरीर फूट सकता है। तो किसका था? स्वीट पोटैटो। मतलब देखो, बहुत स्वीट पोटैटो था, मीठा था, या गार्डन भी था? तो अब बताइए, आप बताइए। ये मैंने, हाँ, ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी भी क्वेश्चन था। ये मैंने आपको बताया भी नहीं था कि गार्डन या स्वीट पोटैटो, तो कौन था? ऐसा स्वीट पोटैटो नहीं था, वो गार्डन का था, ठीक है। पीमल, ये वाला आप ट्राई करना, माँ से बोलना माँ पायसम सटाइबम की सब्जी बनाओ, वो मुझे पसंद है, फिर देखना क्या होता है। उड़ता हुआ बेलन सीधे सिर पे आएगा। मेरे साथ हुआ है। तो महिला रोगाण की कोशिकाओं में जन्म सेल में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है? बच्चा बच्चा को पता है कितनी होती है? कौन बोल रहा है 46 होती है? 23 होती है, ठीक है, जन्म सेल बोल रहा है बच्चा। नेक्स्ट है आपका, मटर के पौधे में करेक्टर रिसेसिव होता है। मतलब रिसेसिव मतलब एक देखो, एक इफेक्टिव होता है, कौन दिखाई दे रहा है? रिसेसिव मतलब जो हमें नहीं दिखाई देगा। तो पीला तो दिखाई देगा, राउंड होगा, हरा झुर्रीदार नहीं होता ना। अगर बौना हो जाता वो भी आपका रिसेसिव होता, तो डी ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के पौधे में अप्रभावी है? मतलब अप्रभावी, जो प्रभाव करेगी नहीं। हरीदार वो तो दूर दूर से करेगी, यही है मैम, झुर्रीदार। तो बी ऑप्शन इज राइट। चल चल चल, फिर है, मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पे आधारित है? जल्दी से बताओ, फटाक, तुरंत से पहले रिप्लाई मिलना चाहिए मुझे। कायिक जनन पे नहीं मैम। मटर कायिक जनन कर रहा था क्या? नहीं मैडम। अलैंगिक नहीं, लैंगिक जनन पे। किसमें? लैंगिक। लैंगिक जनन क्यों किया? क्योंकि इसमें विविधताएं ज़्यादा मिलती। क्या मिलती? विविधताएं, परिवर्तन, विविधताएं मतलब वेरिएशन ज़्यादा मिलता है। क्या मिलता है? वेरिएशन, ठीक है, क्या मिलता है? वेरिएशन। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन, जीनोम का मैपिंग का संबंधित है। किससे जीनोम का मैपिंग संबंधित है? रक्त का वर्गीकरण से? नहीं मैडम, ये तो रक्त का वर्गीकरण तो हो ही नहीं सकता। जीन से? जीन से समझ लो, जीनोम जीन से तो यही, स्नायुओं से नहीं, ये तो मुझे इसका हिंदी भी इंग्लिश, मस्तिष्क के चित्रण से नहीं होगा। देखो, क्वेश्चन काटना सीखो बच्चा लोग। मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ, ठीक है, ट्रिक समझ रहे हो ना, एग्जाम में फ़ायदा करेगी। देखो ट्रिक क्या है, क्यों गलत सलत लिख रहे हो भाई?
ट्रिक। देखो ट्रिक का मतलब होता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़ो। कितनी बार पढ़ो? 2 बार। अपनाना, ट्राई करना, देखना कितना हेल्प होगा। 2 बार पढ़ो और माइंड पे ये क्वेश्चन मत लाओ कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा। बहुत रियली बता रही हूँ, मैंने खुद किया है, मैं सक्सेसफुल भी हुए हैं, तभी हम बता रहे हैं। तो सिर्फ 2 बार पढ़ना और माइंड में कभी ये मत लाना कि ये मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा। 2 बार पढ़ना और बहुत अच्छे से पढ़ना। रियली बता रही हूँ आपको, उस क्वेश्चन में ही आपका आंसर मिल जाएगा। आई फ़ील ये ट्रिक अपनाना ट्रिक नंबर 1 है और मैं आपको इसी वीडियो में मतलब इसी लेक्चर में आपको ट्रिक देती रहूँगी। तो ट्रिक 1 अपनाना कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो माइंड में ये मत लाना कि मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्योंकि देखो जैसे ही क्वेश्चन नहीं आएगा तो हम इरिटेट होंगे, बताओ मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा, बताओ मेरा मार्क्स कम आ जाएगा, मुझे मेरे सारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मुझे मतलब मेरा जो ड्रीम मेडिकल कॉलेज होगा वो नहीं मिलेगा। ऐसे एक्स्ट्रा मतलब बहुत आएँगे थॉट। तो माइंड पे नहीं लाना कि मुझे नहीं आ रहा। ट्रिक अपनाना अच्छी है। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया था? उपयुक्त में सभी, ये क्या हुआ? वो सस्ते थे। सस्ता तो चींटी थी, चींटी को तो खरीदना नहीं पड़ता, उसमें भी तो कर लेता ना। अगर मतलब ऐसे सोचो तो उपयुक्त में सभी तुम लोग जो लगा रहे हो, चींटी तो सस्ती थी, चींटी कहीं से भी पकड़ लो हो जाता। वो आसानी से मिलते थे, अरे नहीं, उनमें विषम गुणसूत्र देखने को मिलते थे। मतलब विषम का मतलब देखो, सम का मतलब सेम सेम, तो उसमें क्या था, उसमें मतलब हमें बहुत सारे गुण डिफरेंट देखने को मिले। उसमें देखो वेरिएशन जरूरी था, उसमें वेरिएशन देखने को मिला था, वेरिएशन देखने को ज़्यादा मिलेगा तो हमारा कंटेंट ज़्यादा होगा और हम किसी चीज़ पे स्टडी कर रहे हैं तो उसमें वो हो जाएगी स्टडी। जैसे सपोज दैट मैं बोलूँ, अगर सपोज दैट मुझे किसी ने काम दिया कि मानसी आपको ना सामने वाले की डिटेल बतानी है, जब सामने वाला मेरे से अच्छी फ्रेंडशिप करेगा, अच्छे से बातचीत करेगा तो मैं बता दूंगी कि हाँ उसका बिहेवियर अच्छा है, गुड है, वो अच्छे से बात करता है। जब वो मेरे से बात ही नहीं कर रहा है, अच्छे से अपनी बात नहीं शेयर कर, तो मैं उसका बिहेवियर कैसे पता करूँगी ना? जो ज़्यादा बोलेगा उसका तो बिहेवियर पता कर लूँगी। तो जिसमें ज़्यादा विविधताएँ होंगी, विषम होगी, तभी तो पता चलेगा ना। समझ आया ना? एग्ज़ाम्पल अच्छे देती हूँ बाकी। तो इतने ही क्वेश्चन थे। तो अगेन बच्चा पार्टी थैंक यू, और इसी तरह स्टडी विद रितेश में बने रहिए। एक बार थैंक यू तो बनता है, इतनी देर से लेक्चर ले रहे थे। थैंक यू। एंड प्लीज़ आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप इंग्लिश ज़्यादा लिखाते हो, हिंदी ज़्यादा बोलते हो तो प्लीज़ ये ज़रूर कर देना। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए हिंदी ज़्यादा लिखती हूँ। इंग्लिश सुटेबल रहेगा तो मैं आपको इंग्लिश में ही बताऊँगी, पर कमेंट ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी।